हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीषा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले ओसी का चैप्टर नंबर 1। यस, आपने सही सुना, चैप्टर नंबर 1 के हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपने ये जो शब्द है मैनेजमेंट, ये शब्द पहले भी कहीं सुन रखा है। कहाँ सुना है पता है ना? आपने 11th स्टैंडर्ड में ये शब्द सुना हुआ है, मैनेजमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो ये मैनेजमेंट में दो शब्द है। सबसे पहला चीज़ हम लोग इसको ब्रेकअप करते हैं। मैनेजमेंट, एक हो गया मैनेज, ठीक है, एक हो गया मेंट। मेंट मतलब होता है एनी ऑफ द एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विद द मैनेजिंग इज नोन एज मैनेजमेंट। यानी जब मैनेजर अपनी तरफ से कोई इनपुट डालता है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, तो हम लोग उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश में करने वाला हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कहा है कि हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मैनेजमेंट शब्द का मतलब पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट का शब्द का वहाँ पर मतलब क्या था? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। यानी जब आप लोगों से काम कराने की कोशिश करते हो और जब आप लोगों से काम करवा कर लेते हो, तो उस जो क्रिया को, उस जो कला को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि लोगों से काम कराना इतना आसान काम नहीं है। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती कि लोगों से काम करा सके। तो जिस इंसान के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो बैठे बैठे या अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा लोगों से काम करवा के ले, उस पर्टिकुलर बंदे को हम लोग मैनेजर कहते हैं। और जो वो एक्टिविटी करता है हम उसे मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, यानी जो मैनेजमेंट है वो हर जगह पर है। इवन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन आपके घर में भी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In every business, in every type of business organization, non-business organization, even in social life, management is required। यानी इंसान के ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, आप अपनी सोशल लाइफ को मैनेज करते हो, आप अपने घर को मैनेज कर रहे हो, आप अपने वर्क को मैनेज कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। तो ईच एंड एवरी जगह पर आपको मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यानी जब आप अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हो, जब आप अपने अचीवमेंट ऑफ गोल्स की बात करते हो, जब आप अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हो, तब आपके लिए मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड एसोसिएशन सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल, मनी। यानी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 5 M की जरूरत होती है। कितने हैं? 5 M। मैन, मटेरियल, मशीन, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मैनेजमेंट। मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 5 M की जरूरत होती है और ये 5 M ही बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट भी इन 5 M में से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना गया है। First, establish coordination between all other the resources of organization. One need to know the about management. यानी जब आपको सारी की सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, जब आप सभी के सभी चीज़ों के, आपकी सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, आप सभी फंक्शंस में जब कोऑर्डिनेशन लाने की बात करोगे, तो वो कोऑर्डिनेशन लाने की जो क्वालिटी है, वो कोऑर्डिनेशन लाने की जो काबिलियत है, वो मैनेजमेंट ने दी गई है। Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. इसीलिए कि जब आप लोगों से काम करवा सकते हो, जब आप सारे के सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रख सकते हो, जब आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, जब आप लोगों से काम करवा सकते हो, तो इस वजह से मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation systematic study। यानी हर एरा में हर मैनेजमेंट गुरु आया और हर मैनेजमेंट गुरु ने अपने थिंकिंग से, अपनी ऑब्जर्वेशन से अलग अलग थ्योरी को इजाद किया, अलग अलग थ्योरी को इन्वेंट किया, अलग अलग थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। और ये थ्योरी उनके एरा के हिसाब से परफेक्टली मैच करती है। There are various principal theories, techniques of management which gives result in same direction। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल्स, थियोरीज एंड टेक्निक्स की हम जब बात करते हैं, तो वो अलग अलग एरा में आता है और सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यानी अलग अलग लोगों के, अलग अलग थिंकर्स के, अलग अलग मैनेजमेंट गुरु की जब थ्योरीज की बात करती है, तो सारी की सारी थ्योरी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना।
यानी थिंकिंग सबकी अलग है, लेकिन जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स है, जो उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा क्या रहता है, सेम होता है. बट इट इज यूज टू वेरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन. यानी जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है, सिचुएशन से सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मेरा मकसद क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट कमाना है. लेकिन अगर मैं एनजीओ चला रहा हूँ, अगर मैं स्कूल कॉलेजेस मेंटेन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं लोगों की सेवा करूँ. तो हर इंसान का हर ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद अलग होता है. तो मैनेजमेंट हम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमारा एक्टिविटी होने वाला, जिस तरीके से हमारा अचीवमेंट ऑफ गोल्स होने वाला है. अगर हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट में समराइज करने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक्स डिसीजन इन हाउ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट. यानी मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर हम सारी की सारी स्ट्रैटेजीज को प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा विजन है, हमारा जो मिशन है, हम उसको इस अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके, और जो भी डिसीजन ले उससे हमको क्या मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए. इसीलिए मैनेजमेंट इज ऑफ्टन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसलिए मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हार्मोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्लानिंग. यानी बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए जो आपको अलग अलग फंक्शंस की जरूरत होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, विच टर्म्स एट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और ये सारे के सारी चीज़ें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आती है. ठीक है, तो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसके हम लोगों ने समराइज भी हम लोगों ने देख ली, डिटेल में देखी. मैं ईच एंड एवरी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. Now we are going to talk about meaning and definition. While achieving goal of an individual or organization, it is always important to different system and techniques. यानी जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग होता है. कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेट करने का तरीका भी अलग होता है. तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने अपने मकसद को भी अलग तरीके से रखना चाहिए. यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर जिस तरीके से अलग होता है, उसी तरीके से उनका ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होता है. तो उनका ऑपरेट करने का तरीका भी अलग होगा, उनका सिस्टम और उसका टेक्निक भी अलग होने वाला है. सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सल. यानी कुछ टेक्निक्स ऐसी है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई किया गया, ऑल ओवर यूनिवर्स में अप्लाई किया गया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. दस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल. इसलिए उनको प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि आप उनको डिनाई नहीं कर सकते. जो चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, जिसको पूरी दुनिया मानी हुई होती है, उन चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते. It proves guidelines to the manager to conduct all the organization activity on a specific basis. यानी ये सभी के सभी अब मैनेजर्स को गाइड करती है कि भाई आप जो भी एक्टिविटी कंडक्ट करो वो एज पर दिस प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए. It helps the manager to take effective decision and achieve organization goals. और ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को मदद करते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी करें, आप जो भी किसी भी तरीके के कार्य करें, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं, वो सारे के सारे डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए ही होते हैं, अगर आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से. प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रिपोजिशन that serves as a foundation for a system or of belief or behavior of a chain of reasoning. मतलब प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है जिसको लोग मान चुके होते हैं. ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं. आप इन सारी चीज़ों को साथ में लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन पर बहुत ज़्यादा इनके बिलीफ, इनके भरोसे पर कायम होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स इस तरीके से डेवलप होते हैं कि हमको इन सारी चीज़ों को मानना पड़ता है, क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन तक जुड़े होते हैं, ताकि हम जो भी बिहेवियर, यानी ये बिलीफ और बिहेवियर का काम होता है, बिलीव एंड बिहेवियर का काम होता है. प्रिंसिपल फंडामेंटल ट्रूथ के साथ साथ उनके फाउंडेशन का भी काम करता है, और साथ ही साथ ये लोगों के बिलीफ एंड बिलीव से भी जुड़ा होता है. तो भाई प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यू कैन नॉट डिनाई. आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स के अलावा चल नहीं सकता है, और इन प्रिंसिपल का मेन मकसद होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने का.
इन सिंपल वर्ड, टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव एन वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी प्रिंसिपल जो आपको वन डायरेक्शनल, यानी जो मैं चीज़ें अप्लाई करूंगा उस अप्लाई करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है उस डायरेक्शनल रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं। यानी अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये क्या करते हैं, एक तरीके के प्रिंसिपल का काम करते हैं एंड ईच एंड एवरी नीड टू बी फॉलो। अगर आप इसमें से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं तो हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल एवरीवेयर। यानी जो प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सब लोगों को अडॉप्ट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस लेके पड़े, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इन अ ह्यूज बिजनेस, लार्ज बिजनेस, मीडियम बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस लेके बैठो भाई, आपको ये और प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना है। इवन आपके घर में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है। Due to this basis of principles, manager need not to work on a trial or error basis। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपके साथ एरर यानी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल्स अगर एक्सेप्ट किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अडॉप्ट किया जाता है, तो जो मैनेजर होता है वो एररलेस काम करता है, बिना गलतियों के काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन द गेम टोटल प्ले इज डिजाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स। यानी किसी भी खेल में, जैसे क्रिकेट का खेल या किसी भी खेल में जो गेम होता है वो प्लेयर्स के आजू बाजू में, यानी प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। यानी हर एक इंसान की क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज अलग होती है। क्रिकेट की बात करो तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी की कैपेबिलिटीज अलग है, दो तीनों का काम करने का तरीका अलग है। अगर मैं अदर गेम्स की बात करूं, कबड्डी में प्लेयर स्ट्रैटेजीज कैन बी डिफरेंट, उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको डिजाइन करने का रोल्स विल बी द डिफरेंट। In terms of the management, it is called a division of work, which is one of the principle। यानी जब आप काम करने की बात करते हो तो आप अपने काम को क्या करते हो, डिवाइड करने की बात करते हो। यानी एक पर्टिकुलर काम को कर, जैसे आप घर में भी अगर कोई मेहमान आ गया तो आप क्या करते हो, काम को डिवाइड कर देते हो, या आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हो घर के अंदर, आप डिवीजन ऑफ वर्क, जब घर में एक से ज़्यादा इंसान है तो काम हमेशा डिवाइड कीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, अच्छे से काम करेगा, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क आपको यही सिखाता है कि काम का बर्डन कम हो जाएगा और आपके साथ जो काम होने वाला, आप जो काम करने वाला वो स्पेशलाइज तरीके से आप काम करने वाले हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आई होगी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।